बारे में उल्लेख करने वाली बात ये भी है कि वो निरंतर 9 बार से शाहजहांपुर से अपने विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन करके आ रहे हैं और उनको देश विदेश के जितने भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर उन्होंने भ्रमण किया और इस बात का अध्ययन किया कि वहां संसदीय कार्य और संसदीय लोकतंत्र किस तरह से आगे बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, पनप रहा है। तो अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों का आपने भ्रमण किया है। एशियन कंट्रीज से लेकर के यूरोपियन कंट्रीज और सबसे पूर्वी देश जापान, जहां पर लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, मजबूत हैं और हमें ये फक्र है कहते हुए कि भारत विशालतम लोकतंत्र है और परिपक्वतम लोकतंत्र की राह पर निरंतर अग्रसर है। और ये आप लोगों को संकल्प लेना होगा आज इस सभा कक्ष में, सभागार में, कि हम सबको अपने अपने स्थान से, अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से ये ध्यान रखना होगा कि हम लोकतंत्र को परिपक्व बनाने की ओर अग्रसर होंगे। और अब आज के संविधान दिवस के मौके पर लघु फिल्म का एक प्रसारण हो रहा है। आप उसका रसास्वादन करें और मैं इस बीच में माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी का आह्वान करता हूं कि कृपया आएं और अपना आसन ग्रहण करें। और उनके साथ में सचिवालय प्रशासन के माननीय मंत्री जी श्री A.K. शर्मा जी पधार चुके हैं। निवेदन श्री हेमंत राव जी से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री प्रदीप कुमार दुबे जी से, श्री राजेश सिंह जी से और श्री JP सिंह जी से कि कृपया आए स्थान पर। हाँ, स्वागत कीजिए एक बार माननीय मंत्री जी का, माननीय A.K. शर्मा जी हमारे मंत्री महोदय। और अब लघु फिल्म का प्रसारण हो रहा है संविधान दिवस के इस पुनीत अवसर पर। नमस्कार। दूरदर्शन आज आपके लिए लेकर आया है एक खास शो जिसका नाम है हम भारत के लोग, भारत का संविधान और विरासत। मैं हूं सकल भट्ट। चाहे बात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हो या एक संघ के रूप में भारत को संकल्पना की हो या देश को चलाने वाले कानून के राज की स्थापना की हो, ये कहानी देश के संविधान अपने आकार और साकार रूप में आने के सफर की है। भारत का संविधान हर भारतीय को परिभाषित और सशक्त करता है। साथ ही हमारा संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि आम जनता के प्रतिनिधि के तौर पर शासन और सत्ता में बैठे लोग जनता की भावनाओं का सही तरीके से प्रतिनिधित्व करें। हमारा संविधान ये भी तय करता है कि जनता की दी हुई शक्तियों का प्रयोग करने वाली जनता के प्रति उत्तरदायी यानी अकाउंटेबल रहे। भारत के संविधान की मूल सोच यही है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमाओं और पारस्परिक संबंधों को तय किया जाए और हमारी राजनीति, हमारे समाज और यहाँ तक कि हमारी अर्थव्यवस्था के मानकों को परिभाषित किया जाए। तो आज भारतीय टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हम आपको अतीत के उस सुनहरे दौर में लेके जा रहे हैं जहां से
संविधान की ये यात्रा शुरू हुई। इस बीच हमारा ये भारत का निवेदन संविधान ऐसा है जो माननीय प्रत्येक मंत्रीगण, नागरिक के अधिकारों और सम्मान की कृपया रक्षा करता है। मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। माननीय मंत्रीगण, और यह हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की वजह से ही सुनिश्चित हो सका है। तकरीबन 77 साल पहले भारतीय संविधान के जन्म की ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी। संविधान निर्माताओं ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया। साल 1857 का था जब पहली बार देश में संगठित और व्यापक रूप से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह हुआ। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेजों ने इस संग्राम पर कुछ दिनों बाद भले ही काबू पा लिया, लेकिन स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रव्यापी चेतना जन्म ले चुकी थी और आने वाले दशक में कई ऐसे आंदोलन भी सामने आए। जब दुनिया पहले विश्व युद्ध की तपिश में जल रही थी, तब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हिंसा से परे समानता और अहिंसा की सिद्धांतों पर आकार ले रहा था। अगुवाई कर रहे थे मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे बापू। 15 अगस्त 1947 को भारत पूरी तरह से आजाद हुआ और 200 साल से चला आ रहा अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ। संविधान सभा के गठन की मांग सी राजगोपालाचारी ने पुरजोर तरीके से उठाई, जिसे अंग्रेजों ने अगस्त 1940 में स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के लिए हर 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाना तय हुआ। संविधान सभा 389 सदस्यों से मिलकर बनी थी, जिसमें 296 प्रतिनिधि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। इसमें 93 सीटें प्रिंसली स्टेट्स को दी गई। संविधान सभा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हंसल मेहता, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नलिनी रंजन घोष सहित कई जननायक शामिल हुए। अगर ये सवाल किया जाए कि भारत के संविधान की असली शक्ति क्या है, असली ताकत क्या है, तो इसका सबसे सही जवाब होगा इसकी संरचना और वो सतर्कता जिससे इसका निर्माण किया गया। एक दिलचस्प बात यह है कि जब आजादी मिलने में अभी थोड़ा वक्त था, उससे पहले ही यानी 1946 में करीब 300 सदस्यों वाली संविधान सभा का चयन हुआ। संविधान सभा ने लंबी बहस और चर्चा की। तकरीबन 4 साल तक ये बहस चलती रही और संविधान के हर पहलू का बहुत बारीकी से परिभाषित किया गया, बहुत बारीकी से उस पर विचार विमर्श किया गया। इन 4 सालों में संविधान सभा ने करीब 10 सत्र बुलाए और विस्तार से चर्चा की। साल 1946 और तारीख 9 दिसंबर। उस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये एक ऐतिहासिक शुरुआत थी भारतीय संविधान के निर्माण की। पहली बैठक के 2 दिन बाद ही यानी 11 दिसंबर को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में और उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र मुखर्जी को चुना। सलाहकार के रूप में नरसिंह राव को चुना गया। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया। 4 जुलाई
1947 को ब्रिटेन की संसद में स्वतंत्र भारत के संबंध में एक विधेयक पटल पर रखा गया, जिसे संसद ने 15 दिन के अंदर पारित कर दिया। भारत से ब्रिटिश राज्य को औपचारिक रूप से खत्म करने की ये एक ऐतिहासिक तारीख थी और 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बना। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान की उद्देशिका को अपनाया गया, जो कि संविधान की प्रस्तावना के प्रेरक तत्व थे। संविधान निर्माण के लिए सभा ने 13 समितियों का गठन किया, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 जनवरी 1949 को भारत का एक स्वतंत्र गणराज्य बना। स्वतंत्र भारत और गणराज्य भारत बनने के बीच के सफर में संविधान सभा ने 12 अधिवेशन किए। सभा ने कुल 166 बैठकें की, उसमें आम जनता के शामिल होने की भी अनुमति दी गई थी। इस तरह से संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया और 26 जनवरी 1949 को उसे लागू किया गया। नवंबर से जनवरी यानी संविधान को अंगीकार करने और उसे लागू करने के बीच 2 महीने के उस वक्त में संविधान का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के काम को भी पूरा किया गया। Our Constituent Assembly is meeting in difficult circumstances. We see signs of strife in many places in this unfortunate land. But other countries too, when they elected their constituent assemblies and asked it to frame constitution for them, were faced with similar difficulties. And the assemblies were able, in spite of them, to frame constitutions which were acceptable to the people at large, which have become, in course of time, an invaluable heritage for the people of those lands. There is no reason why we should not succeed also similarly. All that we need, all that we require is honesty of purpose, firmness of determination, a desire to understand each other's viewpoints, a resolve that we shall do justice, that we shall behave as fairly, as squarely as possible towards everyone else. हस्तलिखित संविधान की अंग्रेजी हिंदी की प्रति को सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षरित किया। उसे 2 दिन बाद संविधान में प्रदत्त शासन व नागरिकों के अधिकारों, दायित्वों और शक्तियों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। संविधान को लागू करने से ठीक पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उद्घोषणा की थी कि वो ऐतिहासिक दिन आ गया है जब भारत के पास अपना संविधान। In order to induce every party, every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship for the majority party even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. And it is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. Well, constitution makers of our country were some of the wisest and most talented people it consisted of
top-level jurists, scholars, legal luminaries, and freedom fighters. They were the best that any country could have. The merit of the constitution maker was recognized by the Baroda Maharaj, and he gave him lift. And slowly and gradually, that gentleman prepared the basis of the constitution and gave us the fundamental rights as well as equality in the society, which we are either enjoying. भारतीय संविधान दुनिया के किसी भी देश के लिखित संविधानों में से सबसे लंबा संविधान है। इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने, राजनीतिक शासन पद्धति, सिद्धांत, नागरिकों के अधिकार सहित कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों, मर्यादाओं को विस्तार से उल्लेख किया गया है। This great constitution has kept this country together and has kept the spirit of democracy alive and helped people to understand each other. It's a great day in the history of this country. It does not fall in the line of any model of the existing constitutions. It cannot be called entirely federal in the sense the word is used. It cannot be called presidential. It cannot be called parliamentary because it is a mixture of presidential and parliamentary, a mixture of unitary and federal. अपना देश भारत विविधताओं का देश है और भला हमारे संविधान निर्माता इस बात को कैसे भूल सकते थे। भारत की इस खूबसूरती को संजोए रखने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत को वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने ये महसूस किया कि ये सिर्फ एक संसदीय व्यवस्था से ही संभव हो सकता है। तब भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई जिसमें सरकार को शासन के प्रमुख के तौर पर माना गया और एक स्वतंत्र न्यायपालिका गठित की गई जो कानून को बनाए रखने के लिए जवाबदेह रहेगी यानी अकाउंटेबल रहेगी। संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत भारत की संसद की 3 प्रमुख घटक है। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा जिसे निम्न सदन और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान में दुनिया में उस वक्त प्रचलित सर्वश्रेष्ठ नीतियों को जगह दी गई। इस तरह से ये दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में शामिल है। इसमें फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को शामिल किया गया। सोवियत संघ रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना को लिया गया। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देश सिद्धांत और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। The Constitution is a unique document which was prepared after considerable research from various other constitutions of countries. स्वतंत्र भारत विकास की रफ्तार लेने लगा। भारत निरंतर आगे बढ़ने लगा। भारत का लोचदार संविधान इतनी स्वतंत्रता भी देता है कि समय के अनुकूल उसके अंदर कुछ सुधार भी किए जा सके। संविधान में पहला संशोधन साल 1950 में मौलिक कर्तव्यों, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और अखंडता को समाहित करने को लेकर संशोधन साल 1976 में 42वां संविधान संशोधन भी किया गया। इसके बाद अब तक कुल 105 संशोधन हो चुके हैं। Those 11 fundamental duties are most crucial, and if there is any lesson that we have to learn from the Constitution, it is to discharge our fundamental duties as citizens. The Constitution gives protection to every
citizen of the country, regardless of faith, customs, and religious beliefs. Minorities and citizens belonging to underdeveloped societies. दिसंबर 1976 को जब देश में अधिकतर विपक्षी नेता सलाखों के पीछे थे और ये वक्त था आपातकाल का यानी इमरजेंसी का। इस वक्त इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संविधान के 42वें संशोधन का विधेयक लाया गया। उसमें कई संशोधन तो थे ही, साथ ही था संविधान की प्रस्ताव से जुड़ा संशोधन भी, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य वाली पहली ही लाइन के बीच में जोड़ा गया। साथ ही चौथी लाइन में राष्ट्र की एकता के बाद अखंडता शब्द को समाहित किया गया। One thing that was added during the emergency and which is not often spoken of and which was the most desirable thing was the chapter, the part on fundamental duties. Fundamental rights were there, but fundamental duties of the citizen were not mentioned in our constitution. भारतीय संविधान और उसके निर्माताओं के प्रति आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए साल 2015 से 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। भारत में केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों के कई मंत्रालय एवं कई विभाग व शिक्षण संस्थाओं में संविधान दिवस को मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। Our constitution is great because of two things. Number one, as I said earlier, it is the greatest national integrational force. It guarantees individual dignity and individual rights. और इस तरह से आपने ये देखा कि संविधान की रचना कैसे हुई और आपको गर्व करना चाहिए। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। अब समय सीमित है और एक सूचना हम आपको दें कि माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ संविधान की उद्देशिका का पाठन होगा, ठीक 11 बजे होगा। इस लिहाज से अब हमारा जो भी कार्यक्रम है वो उसमें थोड़ा सा समय का सभी लोगों का ध्यान रखना होगा। मेरा माननीय मुख्य सचिव महोदय से ये निवेदन कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और माननीय मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी का स्वागत अभिनंदन करें और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, करतल ध्वनि से स्वागत हो। ए.के. शर्मा जी का भी स्वागत मुख्य सचिव महोदय द्वारा। स्वागत आप सभी का और स्वागत मंचासीन सभी मंत्रीगण और जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण सबका। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्री हेमंत राव जी को, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग, कार्यक्रम की उद्देशिका पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने का निवेदन कर रहा हूं।
भारत के संविधान को दिनांक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने की स्मृति में आज आयोजित समारोह में उपस्थित माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय राज्य मंत्रीगण, माननीय सभी विधायकगण, मुख्य सचिव जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जन, स्कूलों से आए हुए प्यारे बच्चों, संविधान दिवस को मनाने की परंपरा भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि भारत के नागरिकों को अपने संविधान को जानने तथा उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति उनको जागरूक करने हेतु एक दिशा दी जा सके तथा प्रत्येक वर्ष दिनांक 26 नवंबर को संविधान दिवस को मनाने से हमें यह जानने का अवसर प्राप्त हो सके कि किन कठिनाइयों के साथ भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। दिनांक 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। उसको करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति सहित कुल 13 समितियां गठित की गईं। इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया एवं दिनांक 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। संविधान की उद्देशिका में ही संविधान की आत्मा निहित है। भारत के संविधान में स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न गणराज्य, लोकतंत्र, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, लोकतांत्रिक समाज, आर्थिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता, समानता, कल्याणकारी राज्य, एकता एवं अखंडता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए विशेष बल दिया गया है। भारत के नागरिक ही संविधान के अंतिम संरक्षक हैं एवं उनमें ही संप्रभुता निहित है। हमारा संविधान जहां एक और मौलिक अधिकारों द्वारा नागरिकों को सशक्त बनाता है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों के प्रति सजग भी करता है। इसलिए प्रत्येक भारतीय से अपेक्षित है कि वह अपने देश व संविधान के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए संविधान के मूल्यों को संरक्षित व उनका अनुसरण करें। धन्यवाद। धन्यवाद राव साहब। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजेश सिंह जी को, प्रमुख सचिव विधान परिषद, संक्षिप्त संबोधन के लिए। विधानसभा, माननीय प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग एवं उपस्थित महानुभाव एवं बच्चों, 26 नवंबर का दिन देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। निश्चित रूप से इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को है, जिन्होंने माननीय अम्बेडकर जी के शताब्दी वर्ष के कारण ये दिवस मनाने के लिए सभी को प्रेरित किया, सभी को इसकी जानकारी हो कॉन्स्टिट्यूशन की। इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जन जागरण हो, लोग संविधान के बारे में जानें और ये भी जानें कि उनके कर्तव्य क्या हैं, और उससे ज़्यादा ये भी जानें कि उनके ड्यूटीज़ और उनके राइट्स क्या हैं। आगे मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत समय नहीं लूँगा, कि इसको हिंदी में टाइप किए गए थे इटैलिक अक्षरों में, और ये हस्तलिखित प्रतियों को संसद के पुस्तकालय में रखा गया है। पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ये 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का ये संविधान लागू हुआ था। इस दौरान क्या होता रहा, ये जरूर विचारणीय विषय है। क्या हुआ इन 2 महीनों में करीब, ये अगर जानना चाहते हैं तो संविधान सभा के जो मिनट्स हैं, जो बैठकें हुई हैं, उनको पढ़ना होगा। अगर यहाँ विद के विद्यार्थी हैं या इसके इच्छुक लोग हैं तो मैं निवेदन करूँगा, जब मैं अमेरिकन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरेटिव स्टडी अपनी PhD के लिए कर रहा था, उस वक्त मुझे ILI में इसको पढ़ने का अवसर मिला। मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार जरूर देखें, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहीं मिलेंगे। इतना समय नहीं कि उसके बारे में डिस्कस किया जा सके। भारतीय संविधान के
जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसके लिए भी आपको कार्रवाई देखनी होगी कि इस ऑप्शन का इस अपनाया जाने का क्या तात्पर्य है। वैसे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को अगर देखना है तो वाकई आपको मिनट्स देखने पड़ेंगे संविधान सभा के, आपको वाकई आनंद आएगा। मुझे लगता है ज़रूर हमारे विधानसभा की लाइब्रेरी में ये मौजूद है शायद। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया। और हम अब ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने से पहले कुल 2000 संशोधन किए गए। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए। इसमें 15 महिलाओं सहित संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और ये 2 दिन बाद 26 जनवरी को लागू हुआ। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी प्रियम्बल की चर्चा हुई है और प्रियम्बल के बारे में अवश्य इतना तो कम से कम बच्चों को भी उसका पाठ भी किया जाएगा। ये जानकारी अगर वाकई रखनी है, करनी है, तो थोड़ा सा ज़्यादा जानना है, तो मैं निवेदन करता हूँ कि आप 2 केसला जरूर देख लीजिएगा। कभी मैं जानता हूँ व्यस्तताएँ बहुत हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 2 केसला देख लेंगे तो आपको इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट स्थिति रहेगी कि आखिर प्रियम्बल कैसे हुआ, कैसे बना, क्या इसका मतलब है और संविधान में इसका स्टेटस क्या है। और वो केस है केशवानंद भारती केस, सभी को मालूम है, लैंडमार्क जजमेंट है एपेक्स कोर्ट का। और दूसरा केस है री वेरीवेरी केस, ये भी प्रियम्बल पर है और इसको भारत के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय गजेंद्र गढ़कर न्यायमूर्ति महोदय ने उद्घोषित किया था। मैं कुछ बात बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, समय कम है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। एक केस जो रिपोर्टेड केस है उसकी चर्चा करूँगा और अपनी बात समाप्त करूँगा। वो बेंगलुरु में अपने मित्र के यहाँ डिनर के लिए गए थे। खाना खाने के पश्चात वो कहीं घूमने निकले और रास्ते में पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। कोई उनके साथ नहीं था। उनकी सादगी, सरलता, उनकी महानता को देखी। पकड़े गए, थाने में बंद कर दिए गए। बड़ी देर बाद जब पुलिस वाले पूछते रहे, उन्होंने अपना नाम बताया लेकिन पद नहीं बताया। जब उन्हें लगा कि ये तो कुछ न कुछ अब जेल भेज कर ही रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि तब तक हड़कंप मच गया, कहाँ गायब हो गए मुख्य न्यायाधीश महोदय। इसके पश्चात मैं बच्चों से निवेदन कर रहा हूँ, बड़े लोग तो सब जानते होंगे। जब कप्तान ने देखा कि ये थाने में बंद है, पता लग गया उनको, कप्तान साहब पहुँचे और जैसा कि होता है पुलिस की कार्रवाइयों में, उन्होंने तत्काल पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। डीएसपी ये वो कहाँ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, व्यवस्था बदलने की कोशिश नहीं की। वही किया जो हर बार होता है। वो जानते थे, महान न्यायमूर्ति थे। उन्होंने तत्काल पश्चात आदेश किया कि उस थाने के अंदर ये कोर्ट लगाई जाए। अदालत बैठी। अदालत बैठने के बाद उस महान न्यायमूर्ति ने वही फैसला सुनाया कि आए गजेंद्र गढ़कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम इन सभी दोषों से आपको मुक्त करते हैं, और उठकर अपने घर चले आए। ऐसा महान व्यक्तित्व, ऐसी महान न्यायपालिका जिन्होंने आपको ऐसा अवसर दिया। बच्चों, अगर कभी अवसर मिले तो ऐसा ही बनने का प्रयास करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश सिंह जी। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं प्रमुख सचिव विधानसभा श्री प्रदीप दुबे जी को अपने संबोधन के लिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उत्तर प्रदेश शासन के अन्य माननीय मंत्रीगण जो मंचासीन हैं, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, सदन में विराजमान सभी विधानसभा के माननीय सदस्यगण और सम्मानीय अधिकारीगण। दुनिया में अभी तक 800 करीब संविधानों का निर्माण हुआ है, जिसमें विभिन्न गणराज्य स्थापित हुए। अमेरिका का सबसे लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे छोटा और सबसे पुराना बताया जाता है। हमारा सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में कहते हैं, जिसमें करीब 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं जैसा बताया गया है। लेकिन संविधान जीवित व्यक्तियों से डील करता है, मृत से नहीं, इसलिए डायनेमिज्म रहना ही चाहिए। भारतीय संविधान की खास बात यह है कि यहाँ पे
कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट की नहीं। यहाँ पे इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार रिइटरेट किया है। यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू होगा और कॉन्स्टिट्यूशन की परिधि में होना चाहिए। ये यहाँ से यूके से भी डिफरेंस है हम लोगों का। खास बात ये है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो रेवोल्यूशन का प्रतिफल होते हैं, और जो अनरिटन होते हैं वो इवॉल्व होते हैं, एवोल्यूशन होता है। हमारे यहाँ रिवोल्यूशन हुआ, लेकिन आर्म रिवोल्यूशन नहीं था, इसलिए जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई वो लीगल बताई गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया 1947 में, लेकिन हम लोगों ने, वो यहाँ की सोच रही कि उसको आत्मार्पित किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे प्रियम्बल में लिखा है। क्योंकि अगर ब्रिटिश क्राउन ही उसका सोर्स होता और इस इंडिपेंडेंस एक्ट को सुपरसीड न करते तो अमेंडमेंट भी कर सकता था ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ख़ास बात यह है कि हम भारत के लोग, जो कि उद्देशिका में हम लोगों ने लिखा है, वो यहाँ का बहुत बड़ा एसेट है। सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, संविधान में जो भारतीयता है, इंडियननेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी आज की डेट में समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो इलस्ट्रेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं उस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। कॉन्स्टिट्यूशन इतना सिंथेटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, क्लिनिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। उसमें हर चैप्टर के सामने इलस्ट्रेशंस भी हैं। उसमें हमारी जो हिस्ट्री है इंडिया की, उसका भी एक वर्णन है। वो मोहनजोदारो से लेके वैदिक पीरियड, एपिक पीरियड, फिर जनपद, फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर, उसके बारे में पूरा डिस्कशन है उसमें। फ्रीडम मूवमेंट, ब्रिटिश पीरियड, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, इलस्ट्रेशंस में उसमें मोहनजोदारो की सील है, वैदिक पीरियड के आश्रम हैं, गुरुकुल हैं, हनुमान जी का उसमें जिक्र है। उसके अलावा कृष्ण जो अर्जुन को डिस्कोर्स है उसमें गीता का, इनके सब के इलस्ट्रेशंस हैं। वो इंडियननेस, वो ईथॉस, नटराज हैं उसमें, और इस तरह की जो इलस्ट्रेशंस हैं उस पर कभी ध्यान नहीं जाता है। वो भारतीयता, भारतीय संविधान में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको इस भारतीय संविधान, इस इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े जज हुए हैं, HR खन्ना, जिन्होंने अपना कैरियर तक दांव पर लगा दिया संविधान की रक्षा में। वो CGI नहीं हो पाए। उनका कहना यह है कि ये हमारी विरासत है, संविधान हमारी विरासत है, जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने दी है। हम लोग तो कस्टोडियंस हैं उसके। बस वो पार्चमेंट पेपर पर लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि वो, सही बात तो ये है कि वो एक जीवन शैली है और उसको हम सबको जीना चाहिए, उसको जीने का संकल्प लेना चाहिए, उसी तरह से उसको फॉलो भी करना चाहिए। इसी को अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, जो कि बेसिकली आर्किटेक्ट हैं और उन्हीं की सोच है, उन्होंने ये कहा था कि अगर कभी ऐसा लगता है कि संविधान में गड़बड़ या काम ठीक से नहीं हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम लोग होंगे, संविधान नहीं। इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द कॉन्स्टिट्यूशन बट द मैन वॉज वाइल्ड, उन्होंने कहा। इसी तरह माननीय अम्बेडकर जी तो थे ही भारत रत्न। जो इंडियन सिविल सर्वेंट हुए हैं, डॉक्टर RN राव, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो भारतीय सिविल सेवा के उच्च परंपराओं के वो रिप्रेजेंटेटिव रहे, उन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। वो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज भी रहे 1909 के ICS। उसके बाद वो पहले ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गए। तो हम लोग इसके लिए आभारी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री जी ने ये पर्व मनाया उत्सव के रूप में, और हम लोगों को इसमें भाग लेने का अवसर दिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। और अब मैं मुख्य सचिव महोदय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से उनके उद्बोधन के लिए उनको आमंत्रित कर रहा हूं। आज संविधान दिवस के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय वित्त मंत्री जी, मंच पर आसीन हमारे तमाम माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्यारे बच्चों, हमारे सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकारगण, देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आज संविधान दिवस के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने निर्णय लिया, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र हमारे देश में है, और उस लोकतंत्र का प्राण संविधान में बसता है। उसके लिए संविधान निर्माताओं ने दुनिया के तमाम सारे संविधान को पढ़ करके
और हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, हमारे देश की सांस्कृतिक चेतना, हमारी जो सनातन संस्कृति, इन सबको समावेशित करते हुए एक संविधान का निर्माण किया, जिसको कहा गया हम भारतवासी, यानी देश के हर किसी ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। यानी ये संविधान बनाया हमारे संविधान निर्माताओं ने, लेकिन देश के हर एक नागरिक ने इसको अंगीकार किया, और ये हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। ये हम सब का संविधान है। इस संविधान को लागू करने के लिए जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर संसद है, और उसी संसद को प्रणाम करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम 26 नवंबर को हर वर्ष 2015 में घोषणा की, और पहला इसका शुभारंभ किया गया 26 नवंबर 2015 को हम संविधान दिवस मनाएंगे और याद करेंगे संविधान में जो हमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जो हमें अधिकार प्राप्त है, जो हमें जिस प्रकार से अपनी व्यवस्था को, इस व्यवस्था को जो चिरंतन चलने वाली व्यवस्था, उस व्यवस्था को कैसे हम लोग लेके चलेंगे, उन सारी चीज़ों को याद करेंगे। और इसी के लिए आज यहाँ पे संविधान दिवस मना रहे हैं। आज हम उन तमाम सारे लोगों को, जिसमें मुख्य रूप से बाबा भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप सभा थी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी थे, उस कमेटी के अध्यक्ष थे, हमारे राजेंद्र बाबू जो कि वो जो इसकी संविधान सभा थी उसकी पूरी अध्यक्षता कर रहे थे, और तमाम सारे लोग, देश के कोने कोने से लोग, जिन्होंने इस देश की विधा को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की आवश्यकता को समझते हुए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया, और संविधान को वो रूप दिया जो कि आज भी दुनिया में तमाम सारे देश आज़ादी के बाद बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे कष्टों से गुजरते हुए, कितनी सारे आप अड़ोस पड़ोस में हाथ घुमा करके देख लीजिए, आपको लगेगा कि कैसे उस देश का कैसे विकास हुआ है। लेकिन आज 75 साल बीतने के बाद भी हमारा देश उतना ही मजबूत है, और वो देश जब हम 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो एक नए संकल्प के साथ अमृत काल कि हम जब 100 साल मनाएंगे तो देश को एक विकसित देश बनाएंगे, इस पूरे संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री के साथ जुड़ करके देश आगे बढ़ रहा है। ये हमारे संविधान की ताकत है। तो मैं आप सबको इस संविधान दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि जो संविधान में जो कर्तव्य निहित किए गए हैं, उन कर्तव्यों को हम सब पालन करते हुए इस अमृत काल में अपने देश को विकसित देश की तरफ लेकर चलने के लिए हर कोई चाहे जो भी देश का नागरिक है, हर नागरिक अपने तरफ से पूरा का पूरा अपने कर्तव्य का पालन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। और अब लोकतंत्र की मर्यादा और धर्म के मर्म को जानने वाले, संसदीय कार्य और गतिविधियों के महत्वपूर्ण और बहुत ही आसानी से, बहुत ही ढंग से, सुलझे हुए तरीके से संचालन करने वाले, राजनीति के क्षेत्र में अजात शत्रु कहलाने वाले मैं माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को आमंत्रित करता हूं उनके उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार ऐसा स्वागत। आप एक विभूति का स्वागत कर रहे हैं, एक हस्ती का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी मंत्री आदरणीय श्री A.K. शर्मा जी, मंच पर विराजमान श्रीमती गुलाबो देवी जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, माननीय श्री सतीश शर्मा जी, माननीय श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, माननीय श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय श्री राकेश राठौर जी, माननीय श्री संजीव कुमार जी,
मंच पर विराजमान हमारे सभी अधिकारीगण, सभी विधायकगण तथा यहाँ पर उपस्थित मुख्य सचिव श्री DS मिश्रा जी, प्रमुख सचिव विधानसभा श्री प्रदीप दुबे जी, प्रमुख सचिव विधान परिषद श्री राजेश सिंह जी, हमारे अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हेमंत राव जी, संसदीय कार्य के प्रमुख सचिव श्री JP सिंह जी, मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण, सभी अधिकारीगण तथा उपस्थित अन्य आगंतुकगण, प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित मैं सभी लोगों का मंच सहित आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। वास्तव में 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान देश में लागू हुआ था, लेकिन संविधान सभा के द्वारा जो संविधान अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया, वो दिन था 26 नवंबर 1949 को। ये कम ही लोग पहले इसका एहसास करते थे, हालांकि ये सच्चाई है। 1915 से पहले इसको हमने इस रूप में कभी नहीं बनाया, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कर्तव्य बोध कराया पूरे देश के लिए और हम सब के लिए कि जिस दिन संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया गया और आत्मार्पित किया गया, इसलिए ये दिवस को हम विशेष दिवस, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने उसके प्रियम्बल के बारे में, संविधान सभा के बारे में, उसकी ड्राफ्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। वैसे तो संविधान के ऊपर जितना कुछ बोला जाए वो कम है, लेकिन आज की बात जो विशेष रूप से फोकस करने की है कि हम फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करते रहे लगातार बरसों से। यद्यपि संविधान के 51A आर्टिकल में हमारी ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया है दिनांक 3 जनवरी 1977, ये 42वें संशोधन के तहत ये ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया और मैं समझता हूँ कि प्रियम्बल के साथ इसका भी आज के दिन विशेष महत्व है, क्योंकि हम सब अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन अधिकार तब तक हमको नहीं मिल सकते जब तक कि उससे जुड़े हुए व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन न करें। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस बात पर कि 51A को हम किस प्रकार से अंगीकृत और आत्मार्पित करें, मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगा खास तौर से। यद्यपि श्री अंबेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वैसे तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन ड्राफ्टिंग उनके द्वारा जो 13 कमेटियों की जो रिपोर्ट थी, उस कमेटी ने जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी श्री अंबेडकर की अध्यक्षता में, उन्होंने उसको समअप करके इस प्रकार का संविधान बनाया जिसमें दुनिया के जितने भी अच्छे संविधान माने जाते थे। हालांकि आज भी इंग्लैंड में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ ट्रेडिशंस और परंपराओं के ऊपर सब कुछ चलता है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बातें जो दुनिया के संविधान में थी, चाहे वो USA हो, इंग्लैंड हो, आयरलैंड हो, फ्रांस हो या सोवियत रूस हो, सोवियत संघ, तो हर देश की जितनी भी अच्छाइयाँ थी खास तौर से उनको इनकॉर्पोरेट किया। और इसका बहुत ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं माना जाता, इसलिए कि इसमें सुधार की भी गुंजाइश है। अब तक 105 संशोधन इसमें हो चुके हैं और हमारा जो इसमें संशोधन का जो प्रक्रिया है वो भी बहुत कठिन नहीं है, वो अचीवेबल है। इसीलिए हम आवश्यकता अनुसार और जब हमारे पास उस प्रकार का बहुमत हो
तो उसमें संशोधन भी कर सकते हैं परिस्थिति के हिसाब से। अंबेडकर जी ने जो कंक्लूडिंग रिमार्क दिया था 25 नवंबर 1949 को, वो खास तौर से कोट करने वाला है कि संविधान कितना ही अच्छा हो, लेकिन संविधान के लागू करने वाले व्यक्ति की नीयत और मंशा उसमें प्रभावी रहती है। उसकी नीयत और मंशा ही आखिर में जो कुछ वो सोचता है, जो उसका कार्य करने की शैली है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहती है कि जो लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जो लोग उसको निभाते हैं। जहाँ तक मौलिक अधिकारों का सवाल है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र भी हमने अपने संविधान में 36 से लेकर 51 तक किया गया, लेकिन 51A में जो ड्यूटीज़ दी गई हैं उसके ऊपर हम विशेष रूप से फोकस करना चाहते हैं। और ये 11 ड्यूटीज़ खास तौर से संविधान में ये दी गई हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि इसका आज विशेष रूप से महत्व इसीलिए है कि हम इन ड्यूटीज़ को ज़रूर याद करें अधिकारों के साथ साथ। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वैसे तो दुनिया की जितनी अच्छी बातें थी, हमने संविधान में उसको किसी न किसी रूप में अंगीकृत किया है, लेकिन ऐसी एग्जाम्पल्स, ऐसी जो दुनिया में ख़ास तौर से कोट करने लायक है, और हमारे लिए जो मैं महसूस करता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर बेहतर स्थिति हो सकती है कि हम किसी न किसी रूप में जापान की परंपराओं को, उनके ट्रेडिशंस को, या उन लोगों के जो बिहेवियर है उसको अगर हम स्वीकार करते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए स्वाभाविक अनुकूलता भी है और हम उसको आसानी से कार्यान्वित भी कर सकते हैं। मैं एक न्यूज़पेपर में एक मैंने स्कूप पढ़ा था, मैं उसको आपके सामने रखकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। वहाँ पर कितने ड्यूटीफुल लोग हैं, अपनी ड्यूटी को किस तरह से लेते हैं, किस प्रकार से उसको एक्सेप्ट करते हैं और कितना सीरियस है अपनी ड्यूटी के प्रति, इस प्रकार का एक स्कूप मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक भारतीय नवयुवक का जापान की धरती पर जापानीज युवती से प्रेम प्रसंग हुआ और प्रेम प्रसंग इस सीमा तक बढ़ा कि दोनों ने लाइफ पार्टनर बनना तय कर लिया। दोनों ने तय किया कि एक दूसरे से प्यार करते हुए वो शादी करेंगे। शादी का मुहूर्त पक्का हो गया। शादी से मुहूर्त में जब पक्का होने के बाद उस युवक ने इस बात की इच्छा जाहिर की कि अपने पेरेंट्स को भारत में जाकर उनको लेके आएंगे। युवती ने उस पर सहमति दे दी, लेकिन बात यहाँ पर रुकी कि जब युवक ने कहा कि जिस दिन हम यहाँ से टेक ऑफ करेंगे उस दिन आप हमको एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आएंगी, तो उसने पहले अनिच्छा व्यक्त की कि हमारी ड्यूटी है, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती हूँ, इसलिए मेरे लिए संभव नहीं होगा कि मैं अपनी ड्यूटी को छोड़ूं। लेकिन उसने काफ़ी कुछ आग्रह किया कि नहीं नहीं, हम कई दिनों के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपको सी ऑफ करने आना ही होगा। काफ़ी कुछ
नानुकुर के बाद उसने इस बात की सहमति दे दी कि ठीक है, अच्छा हम आएंगे। जब वो एयरपोर्ट पर निश्चित समय पर वो युवक पहुंचा और वो युवती भी उसी समय पर पहुंची क्योंकि उसको सियाफ करने जाना था। एक दूसरे को दोनों ने हंसी खुशी विदा किया और चलते वक्त उस युवती ने एक पत्र उस युवक को दिया कि इसको देख लेना। जैसे ही वो प्लेन टेक ऑफ हुआ, उसने खोलकर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आज तुमने एक छोटी सी बात के लिए मुझे ड्यूटी छोड़ने के लिए मजबूर किया। कल हो सकता है कि तुम हमको और भी किसी बात के लिए विवश करो, तो इसलिए हमने ये तय किया है कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो अपना लाइफ पार्टनर तय कर चुका हो, जिसकी शादी की तारीख पक्की हो गई हो, सब कुछ हो गया हो, और उसने केवल एक छोटी सी बात के लिए आग्रह किया और उसने कहा कि हम ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे। हम महसूस कर सकते हैं इस संवेदना को कि आखिरकार कितने ज़्यादा लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं कि हम किस प्रकार से इस भावना को प्रिवेल करें, इसको अंगीकार करें। और मैं आपके सामने मैंने इसलिए रखा कि हम सभी लोगों को, सबसे पहले वो हम लोगों का मंच से शुरू होता है, और सभी लोग अपने काम के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति कितने संवेदनशील हैं, कितने सिंसियर हैं, इसको महसूस किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ होता तो कहते तुम ड्यूटी तो ड्यूटी रहो, नौकरी छोड़ के चले आए। ये अपने आप में हो सकता है कि इसके खिलाफ भी विचार हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा करें, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि ये भी कहा जा सकता। बहरहाल मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस हमको इसी बात पर करना चाहिए। ये ड्यूटीज़ सरदार स्वर्ण सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, और उस वक्त ये महसूस किया गया कि हम जब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं तो कम से कम नागरिकों के ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारी जरूर होना चाहिए देश और समाज के प्रति। इसीलिए सेवा की बात इसमें कही गई, खास तौर से इसीलिए सेवा की बात को इसमें फोकस भी किया गया। मैं आज के इस अवसर पर हम आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज इस संविधान दिवस के अवसर पर इसको जितना पढ़ा जाए, जितनी बार पढ़ा जाए, उतनी बार हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, खास तौर से जो विधायकगण हैं उनके जीवन में, और जो अधिकारी हैं जिनके जीवन में, मैं समझता हूं कि काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें रोज़मर्रा में काम आ सकती हैं, और हम बेहतर तरीके से अपनी बात को कह भी सकते हैं और परफॉर्म भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से उद्बोधन दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 11 बज रहे हैं महोदय, और उद्देशिका का आपको पाठन कराना है। इस लिहाज से आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय मंत्री जी उद्देशिका का पाठन कराएंगे। पहले माननीय मंत्री जी बोलेंगे और उसके बाद में आप दोहराएंगे। राष्ट्र प्रथम सर्वदा प्रथम। ये उद्देशिका 12 जनवरी 1947 को ये एक्सेप्ट की गई थी, उसको हम पढ़ेंगे और हम आपसे अपेक्षा करेंगे इसको दोहराया जाए आप सभी लोगों के द्वारा। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत हो। राष्ट्र प्रथम सर्वदा प्रथम माननीय मंत्री जी का जो जापान का उदाहरण था वो इसीलिए। और माननीय मंत्री जी आप कुछ अपनी बात जो और कहना चाह रहे थे उसको आप पूरा कर सकते हैं। अच्छा, अब सम्मान देने के लिए श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी जब केंद्र में थे और वहां पर शहरी आवास विकास के मंत्रालय में सचिव थे, तो इन्होंने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस स्वच्छ भारत अभियान को लागू कराने में बहुत अहम भूमिका अदा की थी। और इन्होंने उसी समय जब मुख्य सचिव का पद इनको यहां पर उत्तर प्रदेश में सौंपा गया, तब पुरस्कार के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। स्वच्छ सचिवालय अभियान के अंतर्गत प्रथम 3 अनुभागों को माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं उस श्रृंखला में सबसे पहले आंतरिक परिसर के लिए जो स्वच्छता बनाई गई उसमें आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंचलता श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी सचिवालय प्रशासन अनुभाग 12 लेखा। और इन्होंने 1000 अंकों में 890 अंक प्राप्त किए हैं। 93 विभागों के 463 अनुभागों में प्रथम पुरस्कार आपको मिल रहा है। तालियां हो, जोरदार तालियां हो चंचलता श्रीवास्तव जी के लिए। और इनको चल वैजयंती रनिंग ट्रॉफी स्मृति चिन्ह दी जा रही है। और इसके बाद श्री कृष्ण सिंह अनुभाग अधिकारी सचिवालय प्रशासन अनुभाग 1 अधिष्ठान, जिन्होंने 1000 में 887 अंक अर्जित किए हैं, द्वितीय पुरस्कार स्मृति चिन्ह। और श्री जुबैर हुसैन तत्कालीन प्रभारी अनुभाग अधिकारी जी। और मैं साथ में तृतीय पुरस्कार के लिए श्री जुबैर हुसैन तत्कालीन प्रभारी अनुभाग अधिकारी, यानी आपका स्थानांतरण हो चुका है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, ये मई से जुलाई तक 2022। तृतीय पुरस्कार के लिए। और अब बाह्य परिसर के लिए श्री मोहित अग्रवाल और श्री राम जन्म यादव जी चल वैजयंती रनिंग ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह। और इनके साथ में श्री जयशंकर प्रसाद जी अनुसचिव मुख्य व्यवस्था अधिकारी सचिवालय प्रशासन, जो सभी भवनों 9 भवन हैं सचिवालय के, और उन 9 भवनों में सभी भवनों के मुख्य व्यवस्था अधिकारी सचिवालय प्रशासन के अनुसचिव श्री जयशंकर प्रसाद जी। और अब बच्चों में बेसिक शिक्षा विभाग के मैं आमंत्रित कर रहा हूं पाखी मिश्रा, दिल्ली पब्लिक स्कूल जानकीपुरम विस्तार। भाषण प्रतियोगिता में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है बेसिक शिक्षा विभाग से। और इसके बाद बेसिक शिक्षा से ही बेसिक विद्यालय कुशालगंज काकोरी लखनऊ से काजल रावत, निबंध प्रतियोगिता में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इनको भी सराहना मिले। और इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलिहाबाद से बुशरा हसीन को मैं आमंत्रित करता हूं भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अर्जित करने के लिए। और इसके साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शाहमीना रोड लखनऊ से सलोनी जायसवाल निबंध प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रथम पुरस्कार अर्जित किया है उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। अब बारी आती है उच्च शिक्षा विभाग की। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं शिया पीजी कॉलेज से सपना सिंह जी को। भाषण प्रतियोगिता में उन्होंने प्रथम स्थान अर्जित किया है। सपना सिंह जी। और फिर हीरा मलिक जी, शिया पीजी कॉलेज निबंध प्रतियोगिता में इन्होंने प्रथम स्थान अर्जित किया है। इन बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए जोरदार तालियों के साथ में, जिससे कि ये अपने काम को और आगे बढ़ा सकें, अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को, अपने अनुभवों को समृद्ध कर सकें। सपना सिंह और हीरा मलिक। और इसके बाद अब कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि समूह चित्र बहुत ही पावन अवसर है और उत्साहवर्धन कीजिए। ये जितने भी लोग हैं इन्होंने कठोर परिश्रम किया है और बहुत ही अनुशासित होकर के जो अपने काम को अंजाम दिया है उसकी सराहना होनी चाहिए। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग श्री जेपी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आप लोग अपने अपने स्थान पर बने रहें। धन्यवाद ज्ञापन के बाद राष्ट्रगान होगा। श्री जेपी सिंह जी, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित समारोह के अध्यक्ष माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री खन्ना जी, माननीय श्री ए.के. शर्मा सर, माननीय श्री अन्य मंत्रीगण, माननीय गुलाबा देवी जी, मंचासीन माननीय मुख्य सचिव महोदय, समस्त अपर मुख्य सचिव महोदयगण, प्रमुख सचिव महोदयगण, माननीय प्रमुख सचिव विधानसभा एवं विधान परिषद तथा समारोह में उपस्थित समस्त अधिकारीगण व सम्मानित जन तथा बच्चों, भारत के संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने की स्मृति में वर्ष 2015 से संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती के रूप में प्रत्येक वर्ष माननीय मोदी जी की प्रेरणा से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई है। इस समारोह में आज मुख्य रूप से संविधान की उद्देशिका का पाठन किया गया। स्वच्छ सचिवालय अभियान के अंतर्गत सचिवालय के में वरिष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले अनुभागों एवं संविधान के मूल्यों व आदर्शों से संबंधित विषय पर वाद विवाद निबंध प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। संविधान दिवस के पावन अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने और इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारा प्रत्येक स्तर पर मार्गदर्शन करने और अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर जो भी माननीय मंत्रीगण उपस्थित हुए हैं,
मैं उन सभी का आभारी हूँ को वो अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर कार्यक्रम सफल बनाने में सहयोग प्रदान किए हैं। यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्य सचिव महोदय, जिन्होंने प्रत्येक क्षण हम लोगों का सहयोग किया तथा मार्गदर्शन प्रदान किया, उनका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। तथा अपर मुख्य सचिव श्री हेमंत राव सर का भी मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने प्रत्येक स्तर पर हम लोगों को सहयोग प्रदान किया है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी अधिकारी, कर्मचारी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के कर्मियों एवं उपस्थित सभी बच्चों एवं समस्त सम्मानित जन का, इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, उनका मैं हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बीजेपी सिंह जी, और अब राष्ट्रगान के लिए आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान का शुभारंभ हो रहा है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल तरंग, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हमारे संविधान की, हमारे संविधान की, हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की, हमारे लोकतंत्र की, हमारे लोकतंत्र की। अब इस कार्यक्रम के समाप्त करने की घोषणा की जाती है। और अब ये कार्यक्रम